लाइव वीडियो होला ना लाइव जो है वही हंसना है शुरू लाइव 7 सेकंड 8 सेकंड का जी। नमस्कार। जन सुलभ पुस्तकालय के मंच पर केदार जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबसे मुखातिब हूँ। आज की बातचीत केदार जी की कविता के बजाय केदार जी के गांव को ध्यान में रख करके कुछ बातचीत करना चाहता हूं। केदार जी वैसे तो उनको अपने गांव पर रहने का मौका बहुत कम मिला। वे हाई स्कूल की पढ़ाई करने यूपी कॉलेज में आ गए थे और उसके बाद यूपी कॉलेज से बीएचयू से गोरखपुर और गोरखपुर से पडरौना, फिर पडरौना से दिल्ली, ये उनकी यात्रा होती रही। लेकिन जो उनकी जीवन पद्धति थी, जो उनका जीवन राग था, उस पर हम नज़र दौड़ाएं या उससे अगर थोड़ा भी हमारा परिचय है तो हम ये महसूस करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि कभी केदार जी का गांव छूटा ही नहीं। उनका जो शरीर है वो चाहे देश में रहा हो और चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में रहा हो, मन का एक तार निरंतर गांव से जुड़ा हुआ था। मेरी जो उनसे आखिरी बातचीत हुई उस समय वो मूलचंद अस्पताल में भर्ती थे। फरवरी महीने की कोई तारीख थी, होली आने वाली थी और वो आखिरी हमारी उनकी जो बातचीत हुई वो बातचीत भोजपुरी में ही हुई। उन्होंने मुझसे पूछा था कि होली में कहाँ जइबो, होली में कहाँ रहबो। तो मैंने कहा कि गांव पर जाऊंगा। तो एक बड़ी ऐसी मुस्कान उनके चेहरे पर उभरी। बोले, बताव तू गाँवे रहबा, हम एजू पड़ल बानी। अच्छा, एजू से हमहू आइब गाँवे। तो ये जो गांव के साथ उनका जो एक नाता है, तमाम नागरिकता के बाद और तमाम आधुनिक दुनिया और आधुनिक विचारों और आधुनिक जीवन स्थितियों के बावजूद गांव से उनका जो नाता है वो सदैव बना रहा, निरंतर बना रहा। आप में से बहुत से लोग जानते हैं केदार जी का गांव, जिसका नाम चकिया है और जिसके नाम पर उनकी एक कविता भी है। वो चकिया पहले के ज़माने में जो चिट्ठियाँ लिखी जाती थीं और चिट्ठियों में एक
चिट्ठी लिखने वाला खत के कोने पर अपना पता लिखता था और उस कोने पर जो लिखा हुआ चकिया नाम है, जब कभी वो चिट्ठी आती है केदार जी के पास तो पूरा गांव जैसे मूर्त हो जाता है। तो वो चकिया गांव उत्तर प्रदेश की एकदम सीमांत पर और घाघरा और गंगा नदी के दोआब में स्थित, जहां हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ आती रही है और बाढ़ के आने से जीवन जहां का अस्त व्यस्त होता रहा है। गंगा और घाघरा का जो दुआब एक बड़ी ही उर्वर मिट्टी, बहुत ही जरखेज मिट्टी, उस गांव से इनका जो संबंध है वो बहुत ही आवयविक संबंध है। और कविताओं में आप देखें तो पानी में घिरे हुए लोग, पानी की प्रार्थना, पानी के इतने रूप दिखाई पड़ते हैं। जो घाघरा नदी पर गांव से थोड़ी ही दूर पर जो माझी का पुल बना हुआ है, वो एक उनकी प्रसिद्ध कविता है, माझी का पुल। माझी के पुल को वो बचपन से देख रहे हैं, लेकिन ये जानकर हैरत होती है कि वो कविता जो लिखी गई वो संभवतः उस समय केदार जी चंडीगढ़ में थे, जब बैठ करके वो माझी का पुल कविता लिख रहे थे। तो वो माझी का पुल, और पुल के इतने रूपों में पुल उनकी कविता में आता है। फिर जो भाषा है गांव की, भोजपुरी की धुनियाँ, भोजपुरिया नाम, भोजपुरिया लोग उनकी कविता में निरंतर मौजूद हैं। मातृभाषा पर कितनी कविताएं हैं उनकी, और एक कविता उनकी जो भोजपुरी मेरा घर, तो भाषा के रूप में, पानी के रूप में, हवा के रूप में, वनस्पति के रूप में, इतने रूपों में गांव मौजूद है उनकी कविता में और उनके जीवन में। बलिया आप जानते हैं कि एक बार 42 में ही आज़ाद हो चुका था, और जो आंदोलन हुआ था केदार जी के गांव के निकट ही बैरिया थाने पर गोली चली थी। और उस समय केदार जी की उम्र क्या रही होगी, 10 साल रही होगी। उनके पिता भी, थाने पर जो भीड़ गई थी उसमें इनके पिता भी शामिल थे। और जो गोली चलने के बाद जो हाहाकार मचा था, और उस हाहाकार की जो प्रतिध्वनि गांव तक पहुंची थी, एक बाल मन पर उसका क्या असर हुआ होगा, इसकी चर्चा भी वो बार बार करते थे। उनके उस गांव में वो बैरिया वाले गोली कांड के नाते गांव के आसपास उस इलाके में राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े बड़े नेताओं का आना हुआ। तो वो सारी स्मृतियां जैसे केदार जी के मन मस्तिष्क में मौजूद थी। तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि भौतिक रूप से गांव भले छूट गया हो, लेकिन गांव जाने की जो ललक थी उनके मन में, और जब मौका मिलता था गोरखपुर आते थे यूनिवर्सिटी के काम से या किसी साहित्यिक संगोष्ठी में, तो गोरखपुर से सीधे दिल्ली नहीं, पहले गांव, बनारस आए तो पहले गांव,
पटना आए तो पहले गांव, तो गांव से उनका एक बहुत ही आवयविक रिश्ता ता जिंदगी बना रहा। और कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये एक जो नियति है कि गांव छूट गया है, गांव का घर छूट गया है, खेती बाड़ी बाग बगीचा छूट गया है, फिर भी ये जो उनका लगाव बना हुआ है, जिसको मैंने कहा कि एक आवयविक किस्म का रिश्ता था, वो केवल गांव जिसका नाम चकिया था उसके साथ नहीं, बल्कि एक तरह से उनका जो चकिया है वो पूरे देश का एक रूपक जैसा बनता हुआ दिखाई पड़ता है। उनके गांव में जो लोग गए हैं जानते हैं कि उनके घर के सामने एक नाला बहता है जिस पर उन्होंने कई कविताएं लिखी। बिना नाम की नदी एक कविता है। एक खास बात मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ कि केदार जी को गांव को लेकर के कोई बहुत रूमानी ख्याल नहीं था उनका। जो पहले कविताएं लिखी जाती थीं कि यहाँ ग्राम्य जीवन भी क्या है, इस तरह का कोई रूमानी ख्याल केदार जी का नहीं था, बल्कि गांव में जो अभाव थे, जो गांव की मुश्किलें थीं, वो अभाव, वो मुश्किलें, वो सरलता, वो जटिलता, वो सारी चीजों को के साथ वो अपने गांव को देखते थे। और इसी रूप में मुझे लगता है कि उनके लिए गांव इस देश का एक रूपक था। और जैसा कि गांधी ने कहा है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो केदारनाथ सिंह और उनका कवि इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है और समझता रहा है। मैं एक अपनी बातचीत को केदार जी की एक भोजपुरी कविता के हवाले से उसको केंद्र में रखकर अपनी बातचीत करना चाहता हूँ। जन सुलभ पुस्तकालय ने मुझसे ये अपेक्षा की है कि जो केदार जी पर साखी का अंक निकला, मैं इस अंक के बहाने इस अंक के बारे में भी कोई बातचीत करूं। मैं अंक के बारे में नहीं, इस अंक में छपी उस भोजपुरी कविता के बहाने कुछ बात करना चाहता हूं, जो जैसा कि मैंने कहा कि एक उनके घर के सामने एक नदी बहती है जिसमें सिवार है, जिसमें जलकुंभी है, जिसमें पानी भी किसी जमाने में था और जिसमें झिझरी खेलने के भी अनुभव थे उनके पास। वो एक नदी जिसमें एक आदमी जाता है और मछली मारता है, शायद वो इस उम्मीद में बैठा रहता है, बिना नाम की नदी के लिए एक नाम की तलाश में बैठा हुआ है। यह जो कविता है जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ, भोजपुरी में लिखी गई कविता, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भोजपुरी कविता में एक नए तरह का आरंभ इस कविता के माध्यम से
होगा। पूरी तरह भोजपुरी कविता भी एक खास तरह के रुमानीपन से ग्रस्त है, और एक समस्या भोजपुरी कविता की है कि जो उसकी एक बहुत ही समृद्ध पुरानी परंपरा है लोकगीतों की, उन लोकगीतों की गिरफ्त से भोजपुरी कविता बाहर नहीं निकल पा रही है। बार बार भोजपुरी कविता लौट करके लोकगीतों के घोंसले में समा जाना चाहती है। केदारनाथ सिंह की ये कविता एक तरह से भोजपुरी कविता को लोकगीतों के घोंसले से बाहर जीवन के और गांव के चौपाल पर ला करके खड़ा करती है। इस कविता का शीर्षक है भागड़ नाला जागरण मंत्र। ये वही बिना नाम की नदी नाम से जो नदी या नाला जो इनके गांव में है, इनके घर के सामने है, और अलग अलग रूप में इनकी केदार जी की कविता में आता रहा है। बिना नाम की नदी का एक नाम अपने आखिरी दिनों में कभी खोज कर सामने लाता है, भागड़ नाला नाम से। ऐसा लगता है इस पूरी कविता में कवि को ये अनुभव होता है कि जैसे ये भागड़ नाला सो गया है। वो कहते हैं, भागड़ दादा उठ हो गईल बिहान, पूरब में फूट गईल सुग्गा ठोर लेखा टह टह लाली, कौआ खुशी में बजाव तारे से ताली, उठ दादा की तोहरे उठला के देरी बा, उठते तोहरा इनार में गढ़ा में आ जाई पानी, गरुवन के पखेरू के मिले लागी पानी। तो ऐसा लगता है जैसे कि नाला जो है सो गया है, उसके साथ एक निजी रिश्ता भागड़ दादा जो पता नहीं कितने वर्षों से वह नाला बह रहा है और अभी वो सो गया है, और उसके सोने के साथ पानी। अच्छा, पानी जो मैंने शुरू में कहा कि केदार जी की कविता में पानी बहुत आता है। पानी किसी व्यक्ति का, पानी एक तरह से हमारे व्यक्तित्व की पहचान है, और पानी के मर जाने को बहुत बुरा माना जाता है। चाहे आंखों का पानी हो, पानी का मर जाना, पानी का उतर जाना, पानी का खत्म हो जाना। और ये दिखाई पड़ रहा है कि हमारा देश, जिस देश में हजारों नदियां बह रही हैं, उस देश के भीतर पानी की किल्लत हो रही है। पीने लायक पानी नहीं रह गया है। पूरा जो बलिया जिला, बनारस से लेके बलिया तक आप देखें तो पानी में जिस तरह से आर्सेनिक घुला हुआ है, पीने योग्य पानी की दिक्कत हो गई है। तो ये जो पानी का मर जाना है, पानी का सो जाना है, कवि उस छोटे से नाले से प्रार्थना करता है, उसको जगाता है, उसको जगाने के लिए एक नए तरह के मंत्र की कल्पना करता है। एक नए तरह का जागरण मंत्र दिखाई पड़ता है इस कविता के भीतर। और आप देखें तो जो नाम इस कविता में आते हैं वो बंसी मलाह हैं, भरदुल लोहार हैं, मंगनी कुहार हैं, परबतिया है, सोबतिया है।
केदार जी स्वयं प्रेमचंद की कहानियों में प्रेमचंद जिस तरह के पात्रों को हमारे सामने लाते हैं, होरी, गोवर्धनिया, घीसू, माधो वगैरह वगैरह, तो केदार जी कहा करते थे कि ये जो नामकरण के प्रेमचंद उस्ताद हैं। तो स्वयं देखें तो केदार जी की कविता में जो नाम आते हैं किस तरह के नाम हैं, और वे स्वयं एक तरह से वे नाम सीधे सीधे गांव की जमीन से आते हैं, और सारा का सारा गांव लगा हुआ है भागड़ नाला को जगाने में। कवि नाले को चिता रहा है कि अगर देर से उठे तो खराई हो जाएगी, और खराई हो जाने का मतलब ये गांव में ये शब्द आज भी प्रचलित है कि सुबह दातुन वगैरह करने के बाद अगर कुछ खाया न जाए, शहरों में अब भी होता है कि समय से चाय न मिले तो थोड़ी तबीयत नासाज हो जाती है, उसी को कहते हैं खराई होना। तो एक नाला जो इतने दिनों से सोया हुआ है, उठ नहीं रहा है, उसके उठने में देरी हो रही है, और उसके उठने में देरी होने से जो दिक्कत होने वाली है, इस कविता को जैसे जैसे हम पढ़ते हैं और जैसे जैसे कविता आगे बढ़ती है, लगता है कि जैसे वो भागड़ नाला इस देश का एक रूपक बन गया है। हम पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं कि ये कृषि प्रधान देश है, ये किसानों का देश है, ये गांवों में बसने वाला देश है। लेकिन जिस तरह से गांवों को, किसानों को, कृषि को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है या वे छूट गए हैं, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जिस जागरण की जरूरत थी, जिस जागृति की जरूरत थी, वो जागृति संभव नहीं हुई। कहीं कुछ है जो सो रहा है। एक केदार जी की कविता है बुनाई का गीत, जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया का सारा धागा कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, और दुनिया की जो चादर है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है और उसको फिर से बुनना होगा। कवि क्या काम कर सकता है? ये जो गड़बड़ी हो गई है चादर की बुनाई में, ये जो जिस वजह से भागड़ नाला सोया पड़ा है, और उसके सोने से एक जो पूरे गांव में ही नहीं पूरे देश में एक दिक्कत पैदा हो रही है, उसकी ओर कवि हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। और हम चर्चा करते हैं राम की शक्ति पूजा की। निराला की जो कविता है, ध्यान दीजिए कि राम की शक्ति पूजा में निराला एक नए तरह की शक्ति की संकल्पना की बात करते हैं। आजादी के दौर में लिखी गई कविता, आजादी की लड़ाई के दौर में लिखी गई कविता है। हर समय एक नए मंत्र की जरूरत होती है, हर समय को नए तरह के जागरण की जरूरत महसूस होती है। यह कविता 21वीं सदी के आरंभ में लिखी गई है, और निराला की उस कविता के
करीब करीब 70-80 साल बाद लिखी गई कविता है, 70 साल बाद लिखी गई कविता है। वहाँ राम को सत्य की मौलिक कल्पना करने की बात की जा रही है और कवि को लगता है कि जो पुराने मंत्र हैं, जो पुराने उपाय हैं, वे उपाय नाकाफी हैं। भागड़ नाला जागरण मंत्र में केदारनाथ सिंह कह रहे हैं कि वेद बा का भइल की ना आइले पंडित जी, उनकर शंख भुलाइल बा, पतरा का जाने कहवा लुकाइल बा। बाकिर कोनो बात ही ना, मंत्र के कमी नहीं खे। नया नया मंत्र खेत के डड़ार पर रस्तन धूरी में होत बाणे पैदा। बस तू उठ जा तब मंत्र में आ जाई जान, सूखल दूब में मोथा में घमोय में आ जाई परान। तो एक नए मंत्र की अपने समय के हिसाब से, अपने समय की परिस्थितियों के हिसाब से एक नए मंत्र की जरूरत कवि महसूस कर रहा है और उसका आवाहन कर रहा है। जो मैं कह रहा था कि ये पूरी की पूरी एक नाला जो है किस तरह से एक बड़े रूपक में बदलता है। एगो टटका लबेद बा, देश के सबसे बड़का इमारत में एगो बड़का छेद बा। कल्पना कीजिए कि देश की सबसे बड़का इमारत कौन है और उस इमारत में जो बड़ा सा छेद है वो क्या है। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और जो लोकतंत्र का मंदिर है, उस लोकतंत्र के मंदिर में कहीं कोई छेद हो गया है और यह छेद उस तरह का छेद है जैसे एक बड़ी नाव में छेद हो जाए और वह नाव डूबने के खतरे के सामने खड़ी हो। और इसलिए जरूरी है कि भागड़ नाला भागड़ दादा जगें और उनके जगने के साथ वो जगेंगे तो कुएं में पानी आएगा, पोखरे में आएगा। और केदारनाथ सिंह की कविता और केदारनाथ सिंह का जो जीवन है, केदारनाथ सिंह की कविता की जो दुनिया है, ये मैं बार बार कहता हूं और फिर कहता हूं कि वो केवल मनुष्यों के जीवन तक महदूद नहीं है। आजकल हम प्रकृति के संकट की, पर्यावरण के संकट की बहुत चर्चा करते हैं। एक समग्र जो जीवन है जिसमें मनुष्य का जीवन मानवेतर प्राणियों से जुड़ा हुआ है, वनस्पतियों से जुड़ा हुआ है। हमारे अपने भूगोल में जितनी भी हरितिमा है, जितना भी जीवन है, जितनी भी जीवन की उष्मा है, उससे जुड़ा हुआ है। तो केदार जी की कविता में चाहे वो कौवे आ रहे हों, चाहे गिलहरियां आ रही हों, चाहे चींटी की रुलाई का अनुवाद करने का एक सपना आ रहा हो, मनुष्य के जीवन तक केदार जी की कविताएं और केदार जी के सरोकार महदूद नहीं हैं। इसीलिए इस कविता में केवल नाला के जागने की बात नहीं, कुएं के जागने की बात है, पोखरे के जागने की बात है। और जो पखेरु हैं, जो पक्षी हैं, उनके लिए पानी का संकट पैदा हो गया है। बहुत हम गौ सेवा की बात करते हैं, जो
गाय बैल हैं, जिनका कि मनुष्य के जीवन से और भारतीय समाज में बहुत पुराना नाता है। पानी का संकट उनके लिए भी है। तो केदार जी की चिंता में पशु पक्षी, नदी नाला, खेत खलिहान, ये सब आता है। और भागड़ नाला को जगाने का मतलब ये है कि भारत की जो असली तस्वीर है, जो गांव में बसने वाला भारत है, वह भारत सोया पड़ा है। उस सोए हुए भारत को जगाने की एक बेचैनी है, जिसके लिए फिर वो तमाम सारे पात्र आ रहे हैं, नए नए मंत्र गढ़े जा रहे हैं, नए नए यत्न हो रहे हैं। मुझे बार बार नागार्जुन की मंत्र कविता याद आती है केदार जी की इस कविता को पढ़ते हुए। तो थोड़ा ये जो मंत्र है, इस मंत्र को समझ लिया जाए। ओम श्री भागड़ दादा, काई नमः, सिवार नमः, गगरी नमः, लोटा नमः, बांस के पुल नमः, सांस के पुल नमः, ननकू सिद्धू गुरहुआ नमः, गांव जवार नमः, घर पतवार नमः, उधार नमः, महुआ नमः, गांव जवार नमः। एक इसके बाद कहते हैं कि मंत्र के पोथी तो लम्हर बा, बहुत लंबा, मंत्रों की श्रृंखला बहुत लंबी है। यानी जो छोटी से छोटी चीजें हैं, तुच्छ से तुच्छ चीजें हैं, इतिहास की किताबों में जो चीजें दर्ज नहीं हैं, जो बड़े बड़े नेताओं के बयानों में जो चीजें दर्ज नहीं हैं, वो सब छोटी छोटी चीजें, बांस के पुल और सांस के पुल, गांव जवार के पुल, इन छोटी छोटी चीजों को जगाने की एक कोशिश इस मंत्र में दिखाई पड़ रही है। और एक बहुत बारीक सा व्यंग भी केदार जी की कविताओं में दिखाई पड़ता है। इस कविता में तो दिखाई पड़ ही रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि आजकल संक्षेप में कुछ कहाते नहीं खे, चाहे मन के बात होखे महीनमन कह ओराते नहीं खे, अंत में समेट के समय के देख के इतने कहब की उजला नमः और काला नमः। एक जो कालिमा छाई हुई है, उस कालिमा को दूर करने के लिए उजले की प्रार्थना। जवार के सगरे देवन के देवता पूज्यवर, श्री श्री पूज्यवर भागड़ नाला नमः। ये भागड़ नाला जो है, कविता पढ़ते हुए अचानक मेरा ध्यान इस पर भी गया कि उसी बलिया में आज से 100-125 वर्ष पहले 1884 में, और संजोग देखिए कि वह नवंबर का ही महीना था, जिस महीने में ददरी मेले में भारतेंदु ने एक व्याख्यान दिया था। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो, और उसी बलिया के एक कवि ने 100-125 साल बाद ये कविता लिखी, भागड़ नाला जागरण मंत्र। ये जो जागरण का मंत्र है, वो दरअसल भारतेंदु अपने निबंध में जिस भारत के उन्नति की बात करते हैं, आजकल
उन्नति शब्द से हमारा संबंध बहुत कम हो गया है, या कहें कि टूट सा गया है। विकास की एक ऐसी आंधी आई हुई है, जिस विकास की आंधी के भीतर और उन्नति जो है वो विकास से इस अर्थ में भिन्न है कि यहाँ चेतना का उन्नयन होता है। चेतना का उन्नयन और उसके उन्नयन की कामना कवि और लेखक अपने अपने ढंग से करते हैं। केदारनाथ सिंह ने इस कविता में जो जागरण की बात की है भागड़ नाला के, जिसको मैंने इस देश के कृषि प्रधान देश के, गांव प्रधान देश के रूपक के रूप में मैं देखता हूँ या देख पा रहा हूँ, और आप भी इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप भी महसूस करेंगे कि यह केवल एक नाले की बात नहीं, बल्कि देश का, हमारे देश का जो वास्तविक स्वरूप है, जो कृषि प्रधान देश है, जिसको सस्य श्यामला भूमि को जिसको याद किया गया है, जिसमें उच्छल जलध तरंगा जिसको हम याद करते रहते हैं अपने राष्ट्रगान में, राष्ट्रगीत में, उस जल का सोता ही जैसे कहीं सूखता चला जा रहा है। एक संस्कृति का प्रश्न, एक अर्थशास्त्र का प्रश्न, एक समाजशास्त्र का प्रश्न, ये कविता हमारे सामने एक बृहत्तर प्रश्न लेकर के हमारे सामने आती है। और किस तरह से गांव के बहाने से, गांव के हवाले से, गांव में बहने वाली एक बिना नाम की नदी के हवाले से, केवल उस नदी के किनारे बैठकर मछली मारने वाला व्यक्ति, चरित्र ही नहीं उस नदी का नाम खोज रहा है, बल्कि देखें तो हमारा यह कवि तमाम बिना नाम की नदियों और बिना नाम की चीजों, जो मामूली चीजें हैं, वो अपने मामूलीपन में कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरह से वो अपने देश का एक रूपक बनती हैं, इसकी चर्चा कवि कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि केदारनाथ सिंह के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उनके कविता में उनके गांव को स्मरण करना, उनकी उस मातृभाषा को स्मरण करना और उनकी इस बेचैनी को स्मरण करना, जिस बेचैनी में वो एक बिना नाम की चीजों को नाम देना चाहते हैं। जो चीजें अनपहचानी रह गई हैं, अनजानी रह गई हैं, उन अनजानी और अनपहचानी चीजों को पहचानना और जानने का प्रस्ताव करते हैं। भागड़ नाला जागरण मंत्र के माध्यम से हम उन सारी चीजों को एक बार फिर अपने मन में पुनर्सृजित करते हैं और ये जो एक नए मंत्र की तलाश, कवि की जो बेचैनी है, नए मंत्र की, नए जागरण की तलाश की जो बेचैनी कवि की है, जो इस कविता के माध्यम से प्रकट हुई है, कहीं न कहीं इस कविता को पढ़ते हुए हमारे भीतर भी वह बेचैनी
सुगबुगाती है, आकार लेती है, और मैं समझता हूँ कि वह बेचैनी अगर हमारे भीतर सुगबुगा रही है तो हम सही ढंग से अपने इस कवि को याद कर रहे हैं। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं केदारनाथ सिंह, जो हमारे गुरु भी थे, हमारे मार्गदर्शक भी थे, हमारे अभिभावक भी थे, और हिंदी और भोजपुरी के महत्वपूर्ण शख्सियत थे, उनकी स्मृति को नमन करता हूँ और जन सुलभ पुस्तकालय को यह अवसर देने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।